ये ले, लिख ली ये सारी। हाँ जी। इनमें कोई कंफ्यूजन हो इस टेबल में से आपके कई सारे क्वेश्चन बन गए, अगर ये टेबल आपको याद होगी तो इस टेबल में से कई टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पूछेगा शेड्यूल पे, पुराने पेपर देखना, पुराने पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि 5 नंबर या 6 नंबर में 2-3 शेड्यूल दे देगा आपको, 2-2 नंबर के या 1-1 नंबर के, कि P, J, F, F, G इन शेड्यूल को डिफाइन करो। तो आपको शेड्यूल को डिफाइन करना है। जैसे P आ गया, P में ड्रग की एक्सपायरी डेट है, लाइफ पीरियड दिया है। J आ गया, J में याद रखना है कुछ डिजीज दी है जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। F वाले में आंखों की दवाइयां हैं। G वाली में कुछ ऐसी दवाइयों के नाम है जिसको मेडिकल सुपरविजन में यूज करना होता है, मेडिकल सुपरविजन यानी डॉक्टरी सलाह से। H में ऐसी ड्रग्स के नाम दिए हैं जिनको सिर्फ एक रिटेलर यानी कोई मेडिकल शॉप वाला सिर्फ एक आरएमपी की प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेचेगा, यानी आरएमपी की पर्ची से ही बेचेगा। और एक्स शेड्यूल में कुछ ड्रग्स दी है जिनको सिर्फ ह्यूमन में इंटरनल यूज के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, इंटरनल यूज के लिए। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ऐसे आगे। एक क्वेश्चन एग्जांपल पूछ लेगा आपसे कि जे शेड्यूल में जो डिजीज दी है उनके नाम बताओ, 5 या 6 डिजीज के नाम बताओ। तो कुछ नाम याद रख लो, जैसे एड्स, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट अटैक, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट ये हो गया वो मोतिया बिंदु जो आंखों में होता है, कैटरेक्ट। उसके बाद जी शेड्यूल की कुछ ड्रग्स अगर पूछ ले तो जी शेड्यूल की ड्रग कम ही पूछता है, पूछ ले तो याद रख लो 2 ड्रग, क्लोरोप्रोपामाइड और क्लोरोमफेनिरामीन। यानी जो उसमें आती है ना अपनी ये एलर्जी वाली, कॉमन कोल्ड वगैरह में ये दवाई काफी यूज करते हैं, क्लोरोफेनिरामीन। ये साल्ट काफी जगह आता है। कॉमन कोल्ड की आपको सिरप चेक करना या टेबलेट चेक करना, जो कॉमन कोल्ड में आप मेडिकल से लेके आते हो या डॉक्टर से लेते हो, उसमें क्लोरोफेनिरामीन एक साल्ट होता है। तो ये भी क्या है, मेडिकल सुपरविजन से यूज करना होता है और ये शेड्यूल जी में आता है। इसी तरह क्लोरोप्रोपामाइड ड्रग है, ये भी जी में आती है। इसी तरह जो एच में जो शेड्यूल आती है, एच शेड्यूल में जो ड्रग आती है उसमें अनाल्जिन और अमिकासिन और मेबेंडाजोल, अनाल्जिन, अमिकासिन और मेबेंडाजोल। तो 2-2, 3-3 ड्रग्स के नाम याद रखो। इसी तरह एक्स शेड्यूल में ज्यादातर बारबिचुरेट्स हैं। जो बारबिचुरेट पढ़े थे ना हमने कोलॉजी में, उनमें वो मानो यूं ज्यादातर एक्स शेड्यूल में आते हैं बारबिचुरेट। तो एमो बारबिटुरेट, फिनोबारबिटल, सिकोबारबिटल, ये सारे एम शेड्यूल में। इतना आ गया समझ में? हाँ सर जी। यस सर, आ गया सर। ठीक है, ये स्टार्टिंग हो गया। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। एक क्वेश्चन तो वो यहीं से पूछेगा कि एक्ट कब आया था, रूल कब आया, या एक्ट में शेड्यूल कितने हैं, रूल में कितने शेड्यूल हैं। उसके बाद शेड्यूल पे क्वेश्चन आता ही आता है हर बार पेपर में, कि कोई शेड्यूल आपको डिफाइन करना पूछेगा या उसके एग्जाम्पल पूछ लेगा ड्रग के या डिजीज के। तो इस टेबल से आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। नेक्स्ट करते हैं कुछ लेबलिंग रिक्वायरमेंट दिए कुछ ड्रग्स की।
ये जो आपको ये जो मैंने शेड्यूल बताया ना, जो भी जी एच एक्स ये जो शेड्यूल बताए हैं, इन शेड्यूल की कई बार लेबलिंग रिक्वायरमेंट एक पूछ लेता है कि अब जो कोई एच शेड्यूल की ड्रग है एच की है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये ड्रग आप लेके हो मार्केट से ये एच शेड्यूल की है या जी शेड्यूल की है। तो उसके लिए पूछ लेता है कई बार कि एच शेड्यूल वाली जो ड्रग्स है उनके लेबल पे ऐसा क्या लिखा होता है कि एच शेड्यूल की है, और जी वाले पे क्या लिखेंगे। ये ज्यादातर जी और एच में ही पूछते हैं, जी और एच वाली में ज्यादा पूछते हैं। पहले जी वाली कर लेते हैं। जी वाली के अंदर कुछ वर्ड लिखा होता है, वो ऐसे लिखा होता है, एजन केजी डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल प्रोविजन। शेड्यूल एच वाली में क्या लिखा है? शेड्यूल एच वाली में लिखा है आर एक्स उसके बाद आता है शेड्यूल डबल एफ।
ठीक है, लिख लिया है सभी ने? एक मिनट सर। सर लिख लिया सर। लिख लिया सभी ने? हाँ जी सर। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो इसमें। समझ में आ गया सभी को?
आ गया सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट है। लेबलिंग रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? इन जो ड्रग्स के लेबल आते हैं उनके ऊपर ये चीजें लिखी होती है। ठीक है, जो जी शेड्यूल की जो ड्रग आएगी ना, जो भी दवाई आएगी, उसकी हाँ जी सर। पत्ते पे ये वर्ड लिखा होगा, एक बॉक्स बना होगा ऐसे लाइन में, बॉक्स सा बना हुआ, उसमें लिखा होगा ऑकेजन इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। इस लाइन का मतलब है कि ये दवाई लेना हानिकारक है बिना डॉक्टरी की सलाह के, ऐसे कुछ लिखा आता है। जी शेड्यूल की ड्रग में ऐसे लिखा आएगा, कोई पत्ते पे देखना इसकी जी शेड्यूल की ड्रग में। जी वाली में कौन सी आती है? जी शेड्यूल में क्लोरोफेनिरामीन ही आती है। इसकी टेबलेट के पत्ते पे देखना क्लोरोफेनिरामीन में यही लाइन लिखी मिलेगी, सेम ऐसे ही। इसी तरह जो एच शेड्यूल की ड्रग है उसमें ये लिखा होता है, आरएक्स वर्ड लिखा होता है। एक तो लैपटॉप कॉर्नर जो टेबलेट का जो पत्ता होगा उसमें लेफ्ट साइड में आरएक्स लिखा होगा। दूसरा ये लिखा होगा बॉक्स बना के कि शेड्यूल एच ड्रग है, वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेलर ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड आरएमपी। कि इस दवाई को, ये एच शेड्यूल की दवाई है और इसको रिटेलर सिर्फ आरएमपी की प्रिस्क्रिप्शन से ही बेच सकता है। और जो अपनी आंखों की दवाई आती है उसमें 3 लाइनें लिखी होती है, यूज विद इन 1 मंथ ऑफ ओपनिंग। कि आई ड्रॉप को जो भी है आपको ओपन करने के 1 महीने के अंदर यूज करना है। आई ड्रॉप का यूं नहीं कि ओपन करने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट तक यूज करते जाओ। एक्सपायरी डेट तो आई ड्रॉप में जब तक है कि जब तक आप उसको खोलते नहीं। अगर आई ड्रॉप को आपने खोल लिया तो उसको 1 महीने में यूज करना होता है। दूसरा, आई ड्रॉप पे ये लिखा आता है कि नोट फॉर इंजेक्शन, ये वर्ड भी लिखा आता है। उसके बाद एक तीसरी लाइन आती है, इफ इरिटेट परसिस्ट डिसकंटिन्यू यूज एंड कंसल्ट टू फिजिशियन। कि आंखों की दवाई अगर आंख में डालने के बाद कोई इरिटेशन अगर होती है तो उसका यूज बंद कर दो। डिसकंटिन्यू यूज का मतलब है यूज करना बंद कर दो, डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो एप शेड्यूल जो है उसमें ये चीजें लिखी आती है लेबल के ऊपर। ये लेबलिंग रिक्वायरमेंट बस 2-3 शेड्यूल की पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते। जी, एच या डबल एफ की इनमें से कोई पूछ सकते हैं। ओके सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है वैसे अपने ज्यूरिक्स में ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट। इसमें से क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा नंबर का इसी में से ही आता है। 80 नंबर के पेपर में कम से कम 20-25 नंबर का पेपर इसी चैप्टर में से आता है, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। 3 चैप्टर के बराबर है ये चैप्टर। इसको बच्चे कम ही करते हैं, छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ भी है और लेंथी चैप्टर है। नेक्स्ट करते हैं डीटीएबी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में आता है। 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। डीटीएबी क्या होता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, जो भी आपका छोटा क्वेश्चन आएगा। डी से बनेगा ड्रग, डी से ड्रग्स, टी से बनेगा टेक्निकल, ए से एडवाइजरी, बी से बोर्ड। ये ध्यान रखना, डीटीएबी की फुल फॉर्म ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसमें भी नोट आ जाता है कई बार 5 नंबर में, 6 में या 10 नंबर में, कि डीटीएबी पे नोट लिखो। ये बोर्ड होता है कि ड्रग्स के ऊपर जो भी एडवाइजरी देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो ये डीटीएबी बोर्ड देता है। यानी जो भी नई ड्रग आती है, जिसको बंद करना हो, जिसको स्टार्ट करना हो नया, उनके ऊपर ड्रग्स के बारे में जो भी टेक्निकली एडवाइस जो देता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डीटीएबी बोर्ड देता है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है। डीटीएबी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? इसको बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है DTAB। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका काम क्या है मेन, कई बार फंक्शन ही पूछ लेते हैं कि DTAB का फंक्शन क्या है। एडवाइस, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देना, ड्रग्स के टेक्निकल मैटर के बारे में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देने के काम करता है। मेन इसका फंक्शन यही है। यहाँ तक लिख लिया। लिख लिया सर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है टोटल मेंबर्स। DTAB में टोटल कितने मेंबर होते हैं? इसमें टोटल मेंबर होते हैं 18। DTAB में टोटल 18 मेंबर होते हैं। और 18 कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसमें 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं। 18 जो टोटल इसके मेंबर है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। 18 में से कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं और कुछ होते हैं एक्स ऑफिशियो।
3 टाइप के होते हैं। इलेक्टेड मेंबर का मतलब तो है जो इलेक्शन द्वारा बनते हैं, उनको इलेक्टेड मेंबर कहते हैं। जैसे अपने इलेक्शन होते हैं सीएम के या प्रधानमंत्री के, तो उसमें क्या है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यानी जिनको जनता क्या है वोट देती है और उनसे फिर वो मेंबर बनते हैं, तो वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर। जैसे एमएलए एमपी आगे इलेक्टेड में आते हैं, सरपंच हो गया। एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर का होता है इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, जैसे नॉमिनेट कर देते हैं किसी को। जैसे इसको गांव में क्या कर दिया, बिना इलेक्शन के ही सभी लोगों ने बातचीत करके सरपंच बना दिया बिना इलेक्शन के, तो वो नॉमिनेटेड में आ जाता है। कई बार काफी गांव में होता है ना, बिना इलेक्शन के ही सरपंच या एमसी बना देते हैं शहरों में। एमसी भी कई बार शहरों में वैसे बना देते हैं, तो वो नॉमिनेटेड में आ जाता है फिर कि नॉमिनी बन गया वैसे। एक होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर का वो होता है जो किसी पोस्ट पे पहले से होते हैं, उनको उसका चार्ज दे देते हैं, उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर कहते हैं। जैसे एक्स ऑफिशियो में एग्जांपल दे दूं कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है पूरे देश का, मतलब एक ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया भी होता है, ड्रग ऑफिसर होता है पूरे देश का एक ही, उसको कहते हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डीसीआई। तो वो डीसीआई क्या है, अलग पद है, ठीक है। और उसको क्या है, डीटीएबी का भी मेंबर बना रखा है ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया को, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, वो एक्स ऑफिशियो में आ गया। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि एक्स का मतलब होता है पहले का, और ऑफिशियो का मतलब होता है कोई पोस्ट, यानी जो मेंबर पहले से ही किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर कह देते हैं। जैसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, वो पहले ही क्या है देश का पूरे का ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर है, और उसको डीटीएबी का मेंबर बना दिया, तो वो एक्स ऑफिशियो में आ गया, यानी ये पहले ही गवर्नमेंट में कोई पोस्ट पे काम कर रहा है और इसको इस कमेटी का या इस बोर्ड का मेंबर भी बना दिया, तो वो एक्स ऑफिशियो में आएंगे सारे, ठीक है। तो इसी तरह इलेक्टेड में अलग अलग है मेंबर। इलेक्टेड में कितने मेंबर हैं, इलेक्टेड में 5 मेंबर होते हैं। यानी जो 18 मेंबर है वो डिवाइड कर रखे हैं 3 कैटेगरी में, 5 इलेक्टेड वाले में आएंगे, 5 इसमें आते हैं, 10 हो गए। पीछे कितने बच गए, 8 बच गए, 8 इसमें आते हैं, यानी ऐसे है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ऐसे भी आ जाता है पेपर में क्वेश्चन कि डीटीएबी जो बोर्ड है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उसमें कितने मेंबर होते हैं और कौन कौन से टाइप के मेंबर्स होते हैं, तो उसमें लिख देना टोटल 18 मेंबर होते हैं, 3 टाइप के मेंबर है, 3 में फिर वो अलग अलग कैसे होते हैं। इलेक्टेड 5 होते हैं, 5 नॉमिनेटेड होते हैं और 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ऐसे डिवाइडेड होते हैं। हो गया, यहाँ तक आ गया है समझ में? आ गया सर यहाँ तक। ठीक है। अभी एक्स ऑफिशियो वाले करेंगे। जो एक्स ऑफिशियो में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 8 होते हैं ना। एक्स ऑफिशियो में 8 जो मेंबर है वो कौन कौन से, उनके 8 के 8 कई बार नाम लिखने भी आ जाते हैं कि एक्स ऑफिशियो के जो मेंबर है उनके नाम लिखो कौन कौन होते हैं। तो इसमें पहला मेंबर तो आता है डीजीएचएस। इसकी फुल फॉर्म होती है, डी से बनेगा डायरेक्टर, जी से बनेगा जर्नल, एच सर्विस। ये पहला मेंबर होता है इसका। डीटीएपी का पहला मेंबर होता है डीजीएचएस।
उसके बाद दूसरा मेंबर आता है इसमें DCI। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसमें मेंबर आता है प्रेसिडेंट ऑफ PCI। नेक्स्ट मेंबर आता है MCI। ठीक है, PCI का मतलब समझ में आ गया। PCI कौन सी है? प्रेसिडेंट ऑफ PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और MCI में आ जाएगा